नमस्कार साथियों, मैं हूं धनंजय धाकड़, हिंदी विशेषज्ञ और आज हम नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं एमपीएसआई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की हिंदी विषय की संपूर्ण श्रृंखला, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे पहले अध्याय से, जिसका नाम है हिंदी का इतिहास। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट क्लासेस क्या है। नेक्स्ट क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीएससी, व्यापम की संपूर्ण परीक्षाओं के लिए अध्ययन से संबंधित जानकारी और वीडियोस मिलेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और जिन चैप्टर्स को हम YouTube चैनल पे अपने अपडेट करेंगे, यदि आप इनका PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट क्लासेस, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज इसको हम शुरू करते हैं हिंदी के पहले ही चैप्टर को, जिसका नाम है हिंदी का इतिहास। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस अध्याय में हम पढ़ते क्या है। इस अध्याय में हम संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे भाषा का, कि हिंदुस्तान में भाषा का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस समय में हुआ। तो ये सारी चीजें हम इसमें बखूबी पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए इसे शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारा जो पेज है यानी कि जो स्लाइड है उसे ओपन कर लिया है। तो इसमें पहली ही लाइन लिखी हुई है कि भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्य है कौन। ये एक जाति थी जो कि मध्य एशिया से हिंदुस्तान में आई। 1500 ईसा पूर्व इनका समय था आने का, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले ये जो जाति थी हिंदुस्तान में आई और अपने साथ भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो मानी गई संस्कृत, उसे लेकर आई। तो इसी से आगे जो है भारत में भाषा का विकास हुआ। चलिए आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो भारत में भाषा का विकास आर्यों के आगमन से माना जाता है, जो कि मध्य एशिया से। अब मध्य एशिया क्या है ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा नक्शे के माध्यम से, यानी कि मैप के माध्यम से, जो कि मध्य एशिया से 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। ठीक, अब यहाँ पर शायद आप लोगों में से कुछ बच्चों को शायद इस बात की जानकारी ना हो कि ईसा पूर्व क्या है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। चूंकि ये ईसा पूर्व जो है इसका हमें बहुत ही ज्यादा उपयोग करना है इस अध्याय में, तो ईसा पूर्व को हम समझ लेते हैं। ईसा पूर्व जो है समय की गणना है, यानी कि पूरे विश्व में समय की गणना किस तरीके से की गई है, यहाँ पे हम ये सीखेंगे। तो समय की गणना को दो भागों में किया गया है, यानी कि समय को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, ईसा पूर्व और ईसा। ईसा को इंग्लिश में कहा जाता है एडी और हिंदी में कहा जाता है ईसा। ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम कहते हैं बीसी। चलिए अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। आप सभी जानते हैं ईसाइयों के जो भगवान माने जाते हैं, जिन्हें भगवान यीशु कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के समय को क्या मान लिया गया, शून्य, यानी कि हमने उन्हें केंद्र बिंदु मान लिया। तो जैसा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ है, उनके जन्म से जो पहले का समय है जिसे कहा जाता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी प्रकार इनके जन्म के जो बाद का समय है इसे कहा जाता है ईसा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडी, यानी कि आफ्टर एना डोमिनी। तो पूरे विश्व में समय को दो भागों में बांटा गया है। अब इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शून्य है, तो शून्य के बाद जो हमारी गिनती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, है ना। यदि हम शून्य के आगे इस तरफ बढ़ेंगे तो भी आपका 1 2 3 4। तो जो शून्य के बाद हमारी गिनती है, चाहे हम इस तरफ जाएं या इस तरफ, इस तरीके से आपकी लिखी जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमारी सृष्टि की रचना हुई इस बिंदु पर। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे खींची हुई है तो आप देख पा रहे होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से हमारी सृष्टि की रचना हुई, तो यहाँ से समय जो है चलना शुरू होगा इस तरीके से। तो यदि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पहले हमें 4 मिलेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर हम आएंगे 0। ठीक, इसी प्रकार हम 0 के इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी, यानी कि जो समय मिलेगा वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4, जैसे कि 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और अब आने वाला है 2021। यानी कि अभी हम कहाँ हैं, हम ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल आगे आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं किस समय की, 1500 ईसा पूर्व, यानी कि उस समय की जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। और भाषा का आगमन कब हुआ, ईसा मसीह के जन्म के भी 1500 साल पहले। यानी कि यदि आज के वक्त से हम उस वक्त का अंदाजा लगाएं तो आपका कुल समय हो जाता है 3520 साल, यानी कि 2020 साल हो गई आपकी
ईसा मसीह के जन्म के बाद और 1500 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो कुल समय यदि हम देखें तो हमारे भारत में जो भाषा का आगमन हुआ था वो हुआ 3520 साल पहले। चलिए, अब मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे ईसा पूर्व और ईसा क्या है। तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, तो आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो भारत में भाषा का विकास एक जाति के आगमन से माना जाता है जिसका नाम था आर्य। ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कब आए? 1500 ईसा पूर्व में आए। ठीक, ये एक पशुपालक जाति थी, यानी कि इनका जो पेशा था वो था पशुओं को पालना। ठीक, ये एक पशुपालक जाति थी। इनके आने के दो प्रमुख कारण थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके आने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था पशुओं के लिए चारा, चूंकि ये पशुपालक जाति थी तो पशुओं के लिए चारा यानी कि खाने पीने की व्यवस्था, और दूसरा व्यापार करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा पशुओं के लिए चारा तथा व्यापार करना। तो इनके हिंदुस्तान आने के दो प्रमुख कारण थे। लेकिन उस समय की यदि हम बात करें 1500 ईसा पूर्व की, तो उस समय जो हमारा देश है ये हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि उस समय इस देश का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन इस जाति के आगमन के बाद हमारे देश को एक नाम मिला, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं था। बिल्कुल सही, आपने सही सुना, वो हिंदुस्तान नाम नहीं था। सबसे पहला इस जाति के द्वारा जो हिंदुस्तान को नाम प्राप्त हुआ वो था आर्यावर्त। यानी कि भारत का सबसे पहला नाम क्या है हमारे देश का? आर्यावर्त। इस जाति के आगमन के पश्चात हमारे देश को सबसे पहला नाम मिला था आर्यावर्त, क्योंकि जो जाति थी उसका नाम क्या था? आर्य। ठीक, तो इस तरीके से हमारे देश को पहला नाम मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इनके हिंदुस्तान आने के दो प्रमुख कारण रहे पशुओं के लिए चारा और व्यापार करना। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आर्य जाति मध्य एशिया से होते हुए खैबर दर्रा से होते हुए पश्चिमी द्वार, सिंह द्वार या सिंधु द्वार से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि है क्या। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारी अगली स्लाइड पे, जिसपे हमारा नक्शा हमारे सामने है, जो आप बखूबी देख पा रहे होंगे। तो ये आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। लेकिन चूंकि यदि आप ध्यान दें तो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे, यानी कि पूरा वो हिंदुस्तान ही माना जाता था। तो ये जो आपका क्षेत्र है, यहां से इस तरीके से मैं इसको बना देता हूं। ये जो आपका क्षेत्र है ये कहलाता है मध्य एशिया। इसे क्या कहा जाता है? मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक, तो प्राचीन समय में किसी भी देश का कोई नाम नहीं था। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे कबीले थे। लोगों को जहां रहने के लिए भूमि मिल जाती थी, जितनी फसल वो जितनी भूमि पे उगा पाते थे वही उनके लिए क्या हो जाता था? उनका घर हो जाता, वो भूमि उनकी हो जाती थी, क्योंकि उस समय जनसंख्या काफी कम थी इस कारण से। ठीक, तो ये जो आपका क्षेत्र है जिसे हम मध्य एशिया कहते हैं वर्तमान में, और पहले भी हम इसे मध्य एशिया कहा करते थे। तो मध्य एशिया के जो देश हैं, जैसे कि उसमें आपका आ जाता है सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, ईरान, इराक। तो ये सारे जो देश हैं ये यहाँ पर पानी के कुएं नहीं होते हैं बल्कि तेल के कुएं होते हैं। यानी कि ये सारे जो देश हैं ये रेगिस्तानी बंजर हैं, यहाँ पानी नहीं तेल के कुएं होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस जाति को थी पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता, क्योंकि इनको हिंदुस्तान आने के लिए इनको दो कारण थे इनके हिंदुस्तान आने के, जिसमें से पहला कारण क्या था? पशुओं के लिए चारा। तो स्वाभाविक सी बात है पशु क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। तो घास कब होगा? जब पानी होगा। ठीक, और दूसरा इनका कारण क्या था? व्यापार करना। तो व्यापार भी प्राचीन समय में कैसे होता था? फसल को उगाकर उसका आदान प्रदान करके। ठीक, तो इस तरीके से जो है व्यापार किया जाता था। जैसे कि आप लोग आज भी देखते होंगे हमारे मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ पूरे भारत में आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई गांव जो ग्रामीण इलाके हैं वो ऐसे हैं जहां पर यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो वो कुछ अनाज का हिस्सा ले जाकर जो है शॉपकीपर यानी कि दुकानदार को देता है, और उसके एवज में उससे जो भी सामान लेना चाहता है वो ले लेता है। तो प्राचीन समय में यही पद्धति थी, यानी कि आपने एक फसल उगाई, हमने एक फसल उगाई, और आपस में उसको अदल बदल यानी कि अदला बदली कर ली, यानी कि एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरीके से प्राचीन समय में जो है क्या होता था? व्यापार होता था। तो व्यापार भी कब होगा? फसल यानी कि कब होगी? जब पानी होगा। तो इनको आवश्यकता थी बखूबी अच्छे खासे पानी के स्रोत की, तो वो इनको यहाँ पे मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इस जाति ने
मध्य एशिया से पलायन किया। पलायन का मतलब होता है अपने क्षेत्र को छोड़ देना। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था। तो ये जो क्षेत्र है आपका मध्य एशिया, इस पूरे क्षेत्र को, इन पूरे देशों को मध्य एशिया कहा जाता है, जिसमें से ये जो जाति थी वो किस देश से आई, वो आई थी आपकी ईरान से। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है ईरान, यहाँ से ये जाति हिंदुस्तान आई। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आगे ये जहां पर जाने वाले हैं या जहां पर ये पहुंचेंगे वो आगे कभी जाके सदियों बाद हिंदुस्तान नाम से जाना जाएगा। क्योंकि उस समय कुछ इतना टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, है ना ही ऐसे इक्विपमेंट्स थे, मशीन्स थी जिसकी वजह से रोड्स हो, प्रॉपर पुल हो, ये सारी चीजें तो उपलब्ध थी ही नहीं। तो बस इन्होंने जो है अपना क्षेत्र छोड़ा और सीधे सीधे बढ़ना शुरू किया। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये जो जाति थी यहाँ से ईरान से आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये पहुंची और यहाँ पर आकर इनको वो चीज मिली जिसकी इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि पानी का स्रोत। और वो क्या था, यहाँ पर आप यदि ध्यान दें तो सिंधु नदी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिंधु नदी बहती है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये आपकी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जैसे ही इनको मिली तो वो समझ गए कि यहाँ हमारी जो है सारी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, व्यापार भी प्रॉपर हो सकता है और जो है पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था बखूबी हो सकती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ इस केंद्र बिंदु से इन्होंने इस नदी को पार किया होगा एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इसे नाम दिया गया है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा का मतलब होता है नदी में वह स्थान जहां पानी का बहाव काफी कम हो। चूंकि हम ऐसा मानेंगे भी क्योंकि जब कोई जाति अपना क्षेत्र छोड़कर किसी दूसरी जगह निवास के लिए जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति उसमें शामिल होगा या एक ही व्यक्ति जाएगा। उनके जितने भी लोग थे, जितनी वृद्ध महिलाएं थी, बच्चे थे, पशु थे, उनके सभी के सभी लोग जो है अपना क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़े थे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है नदी के इस क्षेत्र पर पानी का बहाव काफी कम रहा होगा, जिस वजह से इन्होंने आसानी से इस नदी को पार किया। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ किसी केंद्र बिंदु से, ये हिंदुस्तान की सीमा मान लेते हैं हम यहाँ पे से, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया। तो इसे 3 नामों से जाना गया इस जगह को। इसे सबसे पहले नाम दिया गया सिंह द्वार, दूसरा इसे नाम दिया गया सिंधु द्वार और तीसरा इसे नाम दिया गया पश्चिमी द्वार। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसको 3 नाम दिए गए तो क्यों दिए गए और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे नाम दिया गया था सिंह द्वार। सिंह द्वार इसे क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय यहाँ पे शेरों की संख्या ज्यादा थी। सिंधु द्वार, चूंकि सिंधु नदी से आए थे इसीलिए इसे सिंधु द्वार भी कहा गया। इसके अलावा पश्चिमी द्वार, चूंकि पश्चिमी दिशा से हिंदुस्तान में आए थे इसीलिए इसे पश्चिमी द्वार भी कहा गया। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया। अब इसको आगे समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, जिससे आप बखूबी इसको समझ पाएंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की सीमा में ये जो जाति थी इस तरीके से इन्होंने प्रवेश किया। अब सबसे पहले आके इन्होंने निवास कहाँ किया, तो यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पर ही हिंदुस्तान के यहाँ पर एक जगह हुआ करती थी पहले, जिसे कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव शब्द का अर्थ क्या है? सप्त का मतलब होता है 7, सैंधव का मतलब होता है नदी, यानी कि ऐसा प्रदेश या ऐसा क्षेत्र जहां पर कितनी नदियां बहती हो, 7 नदियां बहती हो। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आकर निवास किया। यदि हम बात करें कि वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में इसे कहा जाता है पंजाब। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मतलब होता है 5 आबों का समूह। आबो मतलब होता है नदियों वाला क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां 5 नदियां बहती हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने 7 बोला था, अब मैंने यहाँ पे 5 बोला। तो हुआ ये कि शुरुआत में जब यहाँ पर ये जाति पहुंची थी तब यहाँ पे 7 ही नदियां बहती थी। लेकिन समय के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर में बदलाव हुए, जिसके कारण जो था 2 नदियां समय के साथ जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब आपके पास कितनी नदियां बची? 5। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया आगे चलकर पंजाब, यानी कि 5 आबों का समूह। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आके इन्होंने सबसे पहले निवास किया। अब
ये कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे। किस किस तरीके से आए, कौन सी जाति आई, कहाँ से आई, ये हम सब कुछ जान चुके हैं। अब मुख्य बात ये आती है कि इनके साथ किस भाषा का आगमन हुआ। तो ये जो जाति थी अपने साथ हिंदुस्तान में जो भाषा लेकर आई, इसका नाम था संस्कृत। यानी कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। और फिर संस्कृत के बाद जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, या जो भाषाएं इस्तेमाल की गई, वो सब संस्कृत से ही जन्म लेती गई। यानी कि सभी भाषाओं की आदि जननी जिनका संस्कृत से जन्म हुआ है, आदि जननी का मतलब होता है पहली माता, आदि का मतलब पहली, जननी का मतलब माता। ठीक, तो जितनी भी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, उन सभी भाषाओं की यदि आदि जननी हमसे पूछी जाए, जैसे हमने कहा कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? संस्कृत ही होगा, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का आगे चल के जन्म हुआ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संस्कृत के बाद कौन कौन सी भाषाओं ने जन्म लिया, तो इसको हम बखूबी और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं वापस हमारी पुरानी वाली स्लाइड पे जाना चाहूंगा, आपको और अच्छे से इसको समझाने के लिए। अब आप समझ चुके होंगे कि आर्य जाति मध्य एशिया से होते हुए, खैबर दर्रा से होते हुए, पश्चिमी द्वार, सिंह द्वार, सिंधु द्वार से इन्होंने भारत में प्रवेश किया, यह भी हम समझ चुके थे, तथा सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे आज हम वर्तमान में पंजाब कहते हैं। ठीक, इनके साथ ही किस भाषा का आगमन हुआ? संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। अब यदि हम बात करें कि संस्कृत से उत्पन्न जितनी भी भाषाएं आगे चल के हुई, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा जाता है भारतीय आर्य भाषा। इन्हें कहा जाता है भारतीय आर्य भाषा। ठीक, क्योंकि भारत में जो भाषा जाति लेकर आई थी उसका नाम क्या था? आपका आर्य। इसीलिए संस्कृत से उत्पन्न जितनी भी भाषाएं, उन्हें क्या कहा गया? भारतीय आर्य भाषा कहा गया। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, है ना। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ अब। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में भाषा का विकास किस जाति के आगमन से माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा आर्य जाति के आगमन से माना जाता है। या मैंने पूछा कि ये जाति हिंदुस्तान में कहाँ से आई, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे मध्य एशिया, ना कि ईरान। ईरान का मतलब है वर्तमान स्थिति, चूंकि हम बात कर रहे हैं उस समय की। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? मध्य एशिया। इसके बाद हमने बात की कि ये जाति जो थी किस समय हिंदुस्तान में आई, तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका 1500 ईसा पूर्व। ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि इस जाति का पेशा क्या था, या ये जाति जो थी इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो थी बेटा एक पशुपालक जाति थी, यानी कि इनका पेशा था पशुओं को पालने का, यानी कि पशुपालक जाति कहलाती थी। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि इनके आने के कितने कारण थे हिंदुस्तान में, तो इनके आने के 2 कारण बनते हैं। ये आपसे पूछा जाता है वो कौन कौन से कारण थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा पशुओं के लिए चारा या व्यापार करना। ठीक, तो इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चंस 2 से 3 लाइन में बन सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आर्य जाति जो है इसने सबसे पहले निवास कहाँ किया, तो उसका उत्तर होगा आपका सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि आर्य जाति जब हिंदुस्तान आई तो यहीं पे इन्होंने निवास किया था। या इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक, या आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान की सीमा में इन्होंने कहाँ से प्रवेश किया, या उस बिंदु को, उस द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पश्चिमी द्वार भी कहते हैं, उसे सिंह द्वार भी कहते हैं, और उसे सिंधु द्वार भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपके ये जो प्रश्न है इनका उत्तर ऐसे हमें चुनना होगा। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि इस जाति के साथ किस भाषा का आगमन हुआ, तो उसका उत्तर क्या कहलाएगा? आपका संस्कृत। ठीक, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत से उत्पन्न सभी भाषाओं को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा आपका भारतीय आर्य भाषा। तो आपकी केवल ये जो एक स्लाइड आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। करीबन 3 से 4 प्रश्न डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इस चैप्टर की या बाकी जितने भी चैप्टर्स हमारे नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे हमारे द्वारा या बाकी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, यदि आप उनका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको जाके ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो इससे आप हमसे पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अगली स्लाइड पर। अब
जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा से जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ठीक, तो भारतीय आर्य भाषाओं को हमने यहाँ पे 3 भागों में जो है बांट दिया है। किस आधार पर बांटा, समय के आधार पर, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में भाषा आई और अब हम वर्तमान में 2020 तक चल के आ गए हैं, यानी कि टोटल 3520 साल का जो समय है आपका, उसको हमने यहाँ पे 3 भागों में भाषाओं के आधार पर बांट दिया है। चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो समय था, यानी कि ये जो 1000 साल का समय था, इसमें आपका किस भाषा का चलन रहा, प्राचीन आर्य भाषा जिसे नाम दिया गया, और प्राचीन आर्य भाषा में आपका चलन था संस्कृत भाषा का। यानी कि ये जो आपका 1000 साल का समय है 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व, इसे नाम दिया गया प्राचीन आर्य भाषा। ठीक, और प्राचीन आर्य भाषा में किस भाषा का चलन था, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इससे हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 500 ईसा पूर्व पे ये समय समाप्त होता है प्राचीन आर्य भाषा का, फिर शुरू होता है आपका मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक, तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो शुरुआत मानी जाती है उसकी 500 ईसा पूर्व से, और उसकी समाप्ति मानी जाती है 1000 ईसा पे। यानी कि ये जो टोटल आपका 1500 साल का समय है, 1500 साल कैसे, 500 ईसा पूर्व से पहले हम शून्य पे आएंगे तो 500 साल ये हो गए, शून्य के बाद हम 1000 पे जाएंगे तो 1000 वो हो गए, तो टोटल 500 प्लस 1000 हो गए आपके 1500 साल, यानी कि 1500 साल। तो ये जो 1500 साल का समय है इसे नाम दिया गया मध्यकालीन आर्य भाषा। और इसमें कितनी भाषाओं का चलन था, तो आपकी पाली भाषा का चलन था इसमें, प्राकृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का और अवट भाषा का। तो इन भाषाओं का जो है इसमें चलन था। अब आते हैं हम अपने अंतिम भाग पर, यानी कि ये जो आपका समय है 1000 ईसा से लेकर अब तक का जो समय रहा है आपका, 1000 से लेकर 2020, यानी कि कुल समय हो गया 1020 साल। ये जो 1020 साल का समय है इसे नाम दिया गया आधुनिक आर्य भाषा। इसे क्या कहा गया, आधुनिक आर्य भाषा कहा गया। और इसमें कुछ ये प्रमुख भाषाएं हैं जिनका चलन है और रहा। ठीक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सभी भाषाएं जो हैं ये ऐसी हैं जो वर्तमान में इस्तेमाल में लाई जाती हैं संचार की व्यवस्था को आसान करने के लिए। तो ये है बेटा आपका मध्यकालीन आर्य भाषा का पूरा प्रोजेक्ट, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे समझा हुआ है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कैसा रहा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस जो है पर्टिकुलर इस टॉपिक से, भारतीय आर्य भाषा से जो है प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय आर्य भाषाओं को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3 भागों में। इसके बाद हमने कहा कि भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, तो उनका समय क्या है, तो प्राचीन आर्य भाषा का समय पूछा जाएगा तो आपका उत्तर ये होगा, यानी कि 1500 से लेकर आपका 500 ईसा। ठीक, यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा का समय कब से कब तक माना गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा 500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा। और आधुनिक आर्य भाषा का समय आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 1000 ईसा से लेकर अब तक, यानी कि आज तक, वर्तमान समय तक। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन आर्य भाषा में किस भाषा का चलन था, तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ये आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा ये जो है आपका, इसमें कितने भाषाओं का चलन था, तो इसमें आपका हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। ठीक, इसी प्रकार आधुनिक आर्य भाषा की यदि हम बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा में आपकी इन भाषाओं का चलन था। तो ये सारी भाषाएं जो हैं इनके हमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में बिल्कुल बाकायदा पूछा जा सकता है कि इनमें से किस भाषा का चलन था या नहीं था, इस तरीके से, है ना। चलिए हम 1 मिनट का गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं जब तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और टॉपिक इसमें छोटा सा समझाता हूँ आगे चल के। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी भाषा का सही विकास क्रम, यानी कि संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और उसके बाद कितनी भाषाओं का जन्म हुआ जब हम पहुंचे हिंदी भाषा पे, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत के बाद भाषा जन्मी जिसका नाम है पाली।
पाली के बाद किस भाषा का जन्म हुआ? प्राकृत भाषा का। फिर इसके बाद आपका अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ, फिर अवहट्ट का, फिर हिंदी का। यानी कि इस तरीके से हम जो है हिंदी भाषा पर पहुंचे। लेकिन हिंदी भाषा के बाद भी आपकी एक और भाषा का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया खड़ी बोली। ठीक, तो वर्तमान में बेटा जी आप लोग या हम लोग, हम सभी लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक, चूंकि खड़ी बोली का मतलब होता है मिश्रित भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें हिंदी भाषा के साथ साथ विदेशी भाषाओं के अन्य शब्दों को भी शामिल किया गया हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि फैन चालू कर दीजिए, तो फैन क्या है? विदेशी भाषाओं का शब्द है, और बाकी जो वाक्य हमने कहा वो हिंदी भाषा में था। या मैंने कहा जो भी लिखना पेन से लिखना, तो पेन क्या है? पेन आपका जो है विदेशी भाषाओं का शब्द हो गया, और बाकी पूरा वाक्य हिंदी का हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है हम इस समय वर्तमान में जो भाषाएं बोलते हैं वो है मिश्रित भाषा, है ना। उसमें हम विदेशी शब्दों का भी काफी इस्तेमाल करते हैं हिंदी के साथ साथ। तो ये था आपका हिंदी भाषा का सही विकास क्रम। पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। सीक्वेंस आपका यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। कुछ किताबों में ये गलत दिया हुआ है, कई किताबों में अवहट्ट बीच में शामिल नहीं किया गया है, अपभ्रंश के बाद सीधा हिंदी है। अगर ऑप्शन में आपको अवहट्ट नहीं आता है इन दोनों के बीच में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि अवहट्ट का इस्तेमाल किया गया है तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच में ही अवहट्ट आएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एमपीएसआई में या बाकी व्यापकों की अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। चलिए, तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगला जो इसका पार्ट है हम उसे अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आप सभी से हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी जितने भी क्लासेस यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ली जाती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इन चैप्टर्स की PDF प्राप्त करने के लिए। चलिए, तो आज के लिए हम यही क्लास को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।